Hello. Hello everyone. Welcome to the KV Physics Academy. Yes, today we are going to the study of the Pyq questions of the SAT exam. Yes or no? What is the first questions? Very simple. In which topics? Gauss law topic. Okay, we know that. What is the Gauss law? Close integral E bar dot ds bar is equal to how much? Q enclosed upon epsilon naught. अरे बात समझ में? तो देखिए, a solid स्पीयर ऑफ रेडियस कैपिटल आर, मतलब एक हमने सॉलिड स्पीयर लिया है जिसकी रेडियस क्या है? कैपिटल आर इज अ रेडियस. कैपिटल आर इज अ रेडियस. ओके, नाउ carries a uniform charge distribution. What is meant by uniform charge distributions? अब मुझे वो लिखिए. Now this distributions, मतलब writing distributions on this board is a uniform non-uniform. तो non-uniform. How we can say this is a non-uniform? देखिए, यहाँ जो writing है ना, these are very close. Yes or no? Now आप इस लाइन पे देखेंगे तो this writing is slightly larger distance. Okay. आप यहाँ जाएंगे तो यहाँ क्लोज है, यहाँ थोड़ा सा लार्ज है, यहाँ तो कुछ भी नहीं है. मतलब दिस डिस्ट्रीब्यूशन इज नोन एज अ नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशंस. लेकिन हम इस डॉट के हिसाब से देखेंगे या लाइट इंटेंसिटी देखेंगे किसकी ऑन दिस बोर्ड हैव द सेम और डिफरेंट. द डिफरेंट अब देखिए, जहां भी आपकी इंटेंसिटी यहां दिख रही है लाइट की, सेम यहां, सेम वहां. यस और नो? और ये जो डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा लाइक दैट व्हाट एवर द कंस्ट्रक्शंस ऑफ द डॉट्स, यस और नो, दिस विल बी कांस्टेंट. अब मेजर करिए, यहां डिस्ट्रीब्यूशन सपोज मान के चलो कि 100 पार्टिकल्स है पर सेंटीमीटर, तो सेम आपको 1 सेंटीमीटर में ही, सपोज हियर डिस्टेंस इज 1 सेंटीमीटर, हियर आल्सो 1 सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज area is here. How many particles? Suppose 100. We can checking here also we getting the 100 square meter, 100 particles. Here also in 1 square meter we getting the 100 particles. तो इस टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो हम बोलेंगे दिस इज यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. बात समझ में आ रही है? ओके, नाउ यूनिफॉर्म समझ में आ रहा है? यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब डिस्टेंस इज चेंजिंग, नंबर ऑफ पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन विल बी सेम. अरे समझ में? मतलब डिस्टेंस चेंज, distribution is not change. So we can say this is a uniform charge distribution. Non-uniform किसको बोलेंगे हम? Distance will be changed, distribution will be changed. अरे बात समझ में? सिंपल. Uniform, non-uniforms. Charge density throughout it, मतलब throughout it means this is a total sphere. Okay. Now the magnitude of electric field at a distance r. किस डिस्टेंस पे फाइंड आउट करना हमें? r डिस्टेंस पे फाइंड आउट करना है. ओके, or from the center. Center कहां सेंटर होगा? Here is the center. अरे समझ में? Less than, small is less than capital R. Small r is less than capital R. इसका मतलब क्या है? Small r is less than capital. Capital R is the radius of circle or radius of the solid sphere. अरे समझ में? इसके अंदर हमें देखना है कि what is the magnetic field. First things, and second thing बोला है and outside. Small r is greater than, इसका small r is less than capital R means inside. Here small r is greater than और capital R is less than small r. इसका मतलब क्या है कि मेरा पॉइंट जो है जहां मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना, दिस इज आउटसाइड द सिस्टम. यस सर, आउटसाइड द सॉलिड स्फीयर. मतलब पॉइंट कहां होगा? मान के चलो हियर इज अ पॉइंट फर्स्ट, हियर इज अ पॉइंट. क्लियर? दोनों कंडीशन समझ में आ रहे? व्हाट इज फर्स्ट कंडीशंस? First condition is less than r, second condition is greater than r. बात समझ में आ रही? Less than capital R means inside the body, greater than capital R means outside the body. Electric field तो सिंपल सी बात है, अंदर बाहर इंटेंसिटी सेम रहेगी या डिफरेंट रहेगी? सपोज मान के चलो कि दिस इज द क्लासरूम, अंदर जो लाइट की इंटेंसिटी रहेगी
सेम इंटेंसिटी आउट रहेगी क्या? नहीं, डिफरेंट रहेगी। बात समझ में आ रही है? तो देखिए हमें इस टू कंडीशंस हमें सॉल्व करना है। तो मैं आपको थोड़ा सा विजुअलाइज करके देता हूं इस एग्जांपल को। सिंपल, सपोज मान के चलो हम साउंड चेक करना है। एक क्लासरूम है, इस साउंड में हमें साउंड की क्वांटिटी चेक करना है। तो आप मुझे बोलिए, कंप्लीट हॉल जो है स्टूडेंट से भरा हुआ है। आप जितना भी डिस्टेंस सेंटर से आगे जाएंगे, मान के चलो कि आप यहाँ सेंटर पे खड़े हो, अरे समझ में, ऑल सर्कुलरली सपोज मान के चलो स्टूडेंट बैठे हैं, आप आगे जाएंगे सेंटर से। आप मुझे बोलिए जो साउंड की जो इंटेंसिटी रहेगी इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी? तो आप बोलेंगे इंक्रीज होगी। क्यों? क्योंकि आपके जो सर्कल रहेगा, इस सर्कल के रेडियस के हिसाब से इंटेंसिटी ज्यादा होगी। क्यों ज्यादा होगी? जितना ज्यादा रेडियस का सर्कल होगा उतने ज्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या हो जाएंगे, अंदर आ जाएंगे। ऐसा ना, मतलब जितने ज्यादा स्टूडेंट आ जाएंगे उतनी उनकी जो साउंड की क्वांटिटी है या इंटेंसिटी है बढ़ जाएगी। ऐसा ना, आप एक बार मान के चलो डोर तक गए तो वहां मैक्सिमम इंटेंसिटी रहेगी, और वंस यू क्रॉस द डोर व्हाट हैपन? अभी तो बच्चे नहीं रहेंगे, बच्चे तो क्लास में है। ऐसा ना, अभी जितने भी ज्यादा आगे जाएंगे उतनी इंटेंसिटी जो है कम रहेगी। अरे समझ में, मतलब सिंपल, आप सेंटर ऑफ द क्लास टू द बाउंड्री ऑफ द क्लास जाएंगे तो नंबर ऑफ पार्टिकल मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट इंक्रीजेस, उसका साउंड भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज होते चला जाएगा। लेकिन जब आप क्लास के बाहर जाएंगे तो साउंड की इंटेंसिटी जो है वो कम कम होते चले जाएंगे। सेम थिंग हैपन हियर आल्सो। मतलब इनसाइड द बॉडी, कभी भी याद रखना, इस डिस्टेंस से मान के चलो कि हियर इज अ वन चार्ज, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड E1 मिल रही है। हियर इज अ टू चार्ज, वी गेटिंग द सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड इज E2। तो सिंपल सी बात है। अब मुझे बोलिए कि इन विच केस इलेक्ट्रिक फील्ड इज ग्रेटर, E1 इज ग्रेटर, E2 इज ग्रेटर? तो आप बोलेंगे E2 इज ग्रेटर। व्हाई? बिकॉज़ हियर टू चार्जेस देयर, इन फर्स्ट केस ओनली वन चार्ज इज देयर। ऐसा ना, तो सिंपल सेंटर से जैसे भी हम आगे जाएंगे तो वैसे क्या होता जाएगा, तो नंबर ऑफ पार्टिकल जो है, नंबर ऑफ चार्ज जो है इंक्रीज होते जाएंगे। ऐसा ना, नंबर ऑफ चार्जेस इंक्रीजेस, तो ये देखिए चार्ज इंक्रीज तो राइट साइड इंक्रीज हो जाएंगी, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंक्रीज अप टू वट एवर द सिस्टम, ये सर्कल हो, स्ट्रेट लाइन हो, अरे बात समझ में, मतलब जो भी सिस्टम्स रहेगी उस सिस्टम के हिसाब से हम सेंटर से आगे जाएंगे तो नंबर ऑफ चार्ज एनक्लोज जो है ना वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो गए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होगा। लेकिन जब हम इंटेंसिटी सिस्टम से बाहर जाएंगे तो वैसे चार्ज तो नहीं बढ़ रहे लेकिन डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है। ऐसा ना, इसका मतलब इंटेंसिटी जो है तो कम हो जाएगी। मान के चलो यहाँ बल्ब है, बल्ब से जैसे भी आप आगे जाएंगे तो वैसे आपको इंटेंसिटी उसकी जो है वो कम दिखने लगेगी। क्लियर? आप थोड़ा सा विजुअलाइज करके भी आंसर देख सकते हैं। तो मैंने क्या बोला, जैसे डिस्टेंस चेंज होगा उतनी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीजेस। तो उसमें तो 1/r, 1/r का इसका मतलब क्या होगा, तो दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, r इंक्रीजेस इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीजेस। अरे समझ में, तो इस केस में ये ऑप्शन तो करेक्ट नहीं हो रहा। बी ऑप्शन में मत फोकस करिए पहले वाली बात में। तो पहला ऑप्शन क्या देख रहे हैं हम, दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोल रहे हैं। तो इनवर्सली मतलब r इंक्रीजेस इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीजेस, ऐसे होगा ही। मैंने जैसे बोला कि आप डिस्टेंस सेंटर से आगे जाएंगे तो नंबर ऑफ पार्टिकल, नंबर ऑफ स्टूडेंट इंक्रीज होगे, साउंड इंक्रीज होगा। सिमिलरली हियर सेंटर टू आगे जाएंगे तो इसमें क्या होगा, नंबर ऑफ चार्जेस इंक्रीजेस, नंबर ऑफ चार्ज इंक्रीजेस, इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज। मतलब ऑप्शन नंबर ए इज नॉट करेक्ट। बात समझ में आ रही है? सेकंड वन, ऑप्शन नंबर बी अगेन 1/r स्क्वायर, इसका मतलब और स्टिमुलेसली वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है, मतलब डिक्रीज हो रहा है। दिस आल्सो नॉट करेक्ट। बात समझ में आ रही है? आपने अभी तक प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं की, हम बस विजुअलाइज कर रहे हैं प्रॉब्लम। बात क्लियर है? पहले दो ऑप्शंस तो नहीं आ रहे, क्यों? क्योंकि वो बोल रहे कि जैसे हम आगे जाएंगे सेंटर से तो वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो रही है, ये गलत है। बात समझ में आ रही है? सेकंड एंड सॉरी थर्ड एंड फोर्थ देखिए, थर्ड एंड फोर्थ में क्या हो रहा है, तो पहला जो ऑप्शन है मतलब पहला जो बीट्स है वो बोल रहा है कि दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। तो ये थोड़ा सा इसमें हमारा जो आउटपुट है वो दिख रहा है, क्योंकि दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r। इसका मतलब r इंक्रीजेस इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज, मतलब सी और डी में हमारा एक ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। बात समझ में आ रही है? तो सी और डी में दोनों भी ऑप्शंस कैसे सेम है फर्स्ट पार्ट में, तो इसका मतलब हम सी या डी को टिक कर सकते हैं। लेकिन अब सेकंड बात है, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द बॉडी?
तो सिंपल सी बात है, आउटसाइड द बॉडी जो है डिक्रीज ही होगा। अब देखिए हियर इज अ 1/r, हियर इज अ 1/r², मतलब दोनों भी केस में वो डिक्रीज हो रहा है। बस हमें देखना है कि r की पावर क्या होगी, इज अ पावर इज 1 और पावर इज 2। तो सिंपल यहाँ हमें क्लेरिफिकेशंस मिलना चाहिए, इज अ 1/r और 1/r²। तो कभी कभी याद रखिए, तो आउटसाइड जो हो ना, मेरे पास स्ट्रेट लाइन हो तो 1/r होता है, मेरे पास सॉलिड स्फीयर हो तो मेरे पास 1/r² होता है। ये आप भी डायरेक्ट याद रखना है, लेकिन अभी हमें क्या करना है, तो सॉल्व करना है। ओके देखिए व्हाट इज दिस, तो प्रॉपर्ली से करिए क्लोज इंटीग्रल्स ए बार डॉट ds बार। तो मैं इसका सॉल्व कर देता हूं, e ds into cos theta, because this is a dot product into q enclosed upon epsilon naught। अरे समझ में, q नॉट एप्सिलॉन, हाँ eds। तो सपोज मान के चलो मैंने कहां पॉइंट्स ले लिया, यहां पॉइंट ले लिया, तो डॉटेड लाइन करिए, तो उस डॉटेड लाइन को बोलते हैं हम गॉसियन सरफेस। बात समझ में आ रही है? दिस इज नोन एज अ जीएस। जीएस मींस गॉसियन सरफेस। ओके, बात समझ में आ रही है? तो this is inside the body. Here suppose this distance is how much, small r, this distance is how much, small r। तो E is a constant on this surface। जब हम डॉटेड सरफेस लेते हैं ना, तो उस सरफेस में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो कांस्टेंट होता है ऑलवेज। अब यहां फाइंड आउट करिए, व्हाटएवर द वैल्यू इज, हियर आल्सो सेम, हियर आल्सो सेम, हियर आल्सो सेम। इसलिए वी कैन टेक द कांस्टेंट पार्ट इज आउटसाइड। बात समझ में आ रही? सेकंड बात, इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग normal to the surface होती है, electric field is normal to the surface। Similarly surface area vector also normal to the surface, मतलब दोनों भी कैसे है, नॉर्मल है। then what is the angle between them? This is equal to 0 because both along the same directions, then theta is equal to 0। then what is the cos 0 value? Cos 0 value is equal to how much? 1, simple। so what is the dot product? E bar dot ds bar can be written as EDS cos theta। theta is equal to 0 always electric field में याद रखिए, दोनों भी कैसे होते हैं, एक दोनों को पैरेलल होते हैं because they are normal to the surface। clear? then cos 0 is equal to how much? 1। then simple, ds is equal to how much? q enclosed upon epsilon naught। now what is the ds values? so simple, ds ds is equal to, here r is constant on this surface, इस surface पे r value कैसी होती है, constant होती है। then what is the area? area is equal to simply like that, r square into sin theta d theta into d phi is equal to how much? q enclosed upon epsilon naught। q enclosed upon epsilon naught is equal to how much? 1 by integrations, rho is equal to how much? Here system is 3D, then we can take the rho is nothing but charge upon volume, then charge is equal to how much? rho into d tau। बात समझ में आ रहा है? because system is 3D, we can represent the dv or d tau। yes, sin theta d theta integration होता है 2 and d phi integration होता है 2 pi। बात समझ में आ रही है? what is the sin theta d theta integrations? 2। what is the d phi integrations? is the 2 pi। 2 into 2 pi 4 pi into r square, means what is the left side? left side become e into 4 pi r square। आपके पास स्फेरिकल सिस्टम हो तो डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं, लेफ्ट साइड इज इक्वल टू सिंपली e into 4 pi r square। हर एक प्रॉब्लम में ये बात आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। हमारे पास सॉलिड स्फीयर सिस्टम है तो लेफ्ट साइड डायरेक्टली राइट डाउन द e into 4 pi r square। क्लियर? इज इक्वल टू 1 by epsilon naught। अब मुझे बोलिए कि दिस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज यूनिफॉर्म, दिस इज डज नॉट डिपेंड्स अपॉन दैट, then rho into d tau, d tau is nothing but r dr r d theta into r sin theta d phi। ओके, तो यहां जो है ना, तो अगेन दिस चार्ज डेंसिटी डज नॉट डिपेंड्स अपॉन थीटा एंड फाई, इसलिए डायरेक्टली वी कैन टेक डाउन, जैसे कि मैंने आपको बताया कि sin थीटा d थीटा d phi इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हाउ मच, क्या वैल्यू होती है 4 पाई, तो 4 पाई को बाहर निकालिए, a into 4 pi r square, a into 4 pi r square is equal to how much? 1 by epsilon naught into 4 pi। किसका इंटीग्रेशन है ये? sin थीटा d थीटा d phi का इंटीग्रेशन है, और वो इज कांस्टेंट। क्यों कांस्टेंट? बिकॉज़ दिस इज अ यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, इसलिए वी कैन टेक रो आल्सो कॉमन आउट। and what is this one? r into r become r square into dr। अभी यहां तक तो आपको कुछ डाउट्स नहीं होगा, बस डाउट कहां है आप समझ में आ रहा है? डाउट आपका जो रहेगा वो डाउट्स रहेगा इनसाइड द बॉडी एंड आउटसाइड द बॉडी। सिंपल बात समझ में आ रही है? तो दिस इज द इनसाइड द बॉडी है ना, तो इनसाइड द बॉडी हो तो टेक द गॉसियन लिमिट, ऑलवेज मेमोराइज करिए, टेक इनसाइड द बॉडी गॉसियन लिमिट, आउटसाइड द बॉडी बॉडी लिमिट। इनसाइड द बॉडी मतलब यहां स्मॉल r लिमिट लीजिए,
जब मैं आउटसाइड ले लूं कोई भी पॉइंट, तो वी कैन टेक द बॉडी लिमिट. व्हाट इज द बॉडी लिमिट्स? बॉडी लिमिट इज नथिंग बट कैपिटल आर. अरे समझ में, बॉडी लिमिट इज नथिंग बट कैपिटल आर. मतलब जब भी मुझे आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है तो मैं कौन सा लिमिट ले लूंगा? तो कैपिटल आर ले लूंगा. जब मुझे इनसाइड द बॉडी लेना है तो मुझे स्मॉल के लिमिट लेना है. अरे समझ में, मतलब हियर इनसाइड द बॉडी गॉसियन लिमिट, आउटसाइड द बॉडी बॉडी लिमिट. ये टू स्टेटमेंट अच्छी तरह से याद रखिए. इनसाइड द बॉडी, इनसाइड द बॉडी, इनसाइड द बॉडी, यस लिमिट. ये दो बात आपको समझ में आनी. इनसाइड द बॉडी, इनसाइड द बॉडी जीएस लिमिट, इनसाइड द बॉडी जीएस लिमिट. लिमिट आपको एक बार आ गया ना तो इंटीग्रेशन ऑफ सॉल्व. आउटसाइड द, outside the body, outside the body, yes body limit, outside the body body limits. मतलब ये कौन सी भी बॉडी क्यों ना हो, सॉलिड स्फीयर हो, सिलेंडर हो, इज लाइक दैट, बॉडी लिमिट्स. बात क्लियर हो रही? अब हम पहली केस में क्या कर ले रहे हैं? इनसाइड द बॉडी ले रहे हैं, आउटसाइड द बॉडी, इनसाइड द बॉडी ले रहे हैं. यस सर, तो मुझे बॉडी लिमिट लेना पड़ेगा या गॉसियन लिमिट लेना पड़ेगा? तो जीएस लिमिट लेना पड़ेगा. अरे समझ में, वी कैन टेक जीएस लिमिट्स. एंड सेकंड में क्या है? बॉडी लिमिट इज इंपॉर्टेंट. क्लियर? तो मैंने बॉडी लिमिट हियर गॉसियन लिमिट ले लिया. तो गॉसियन तो ऑलवेज स्मॉल आर होता है, तो 0 टू स्मॉल आर. अब मुझे बोलिए आर स्क्वायर इंटीग्रेशन क्या रहेगा? आर क्यूब रहेगा, आर क्यूब अपॉन 3. तो 4 के 8 चांस ये बनेगा. यस, रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर. एंड व्हाट इज दिस इंटीग्रेशन? आर टू द पावर 3 अपॉन 3, आर टू द पावर 3 अपॉन 3. आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा. मींस ए इज इक्वल टू हाउ मच? रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट. मींस सिंपली दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर टू द पावर 1. मींस सिंपली ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यस क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर. मतलब सी और डी में एक ऑप्शन क्या रहेगा? करेक्ट रहेगा. सेकंड बात, आउटसाइड स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर ना. स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर. एलएचएस मैंने पहले ही बोला, एलएचएस डायरेक्ट लिखिए इनटू 4 पाई आर स्क्वायर. ओके, 1 बाय एप्सिलॉन नॉट. दिस इज चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज व्हिच वन? यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस. देन वी कैन राइट ऑन द 4 पाई इनटू रो आउटसाइड इनटू आर स्क्वायर dr. बस यहाँ आर पे फोकस करिए बिकॉज़ दिस इज चार्ज डेंस. चार्ज डिपेंड्स अपॉन द आर. अब मुझे बोलिए इनसाइड ले रहे हैं हम, आउटसाइड ले रहे हैं. तो आउटसाइड ले रहे हैं तो आउटसाइड क्या है? आउटसाइड द बॉडी बॉडी लिमिट. तो बॉडी का लिमिट्स क्या रहेगा? 0 टू कैपिटल आर. मतलब मेरे चार्जेस जो है कहां से कहां तक वेरी हो जाएंगे? सेंटर टू बॉडी. अरे समझ में, बॉडी के बाहर जाने के बाद चार्ज चेंज होने का चांस रहेगा ही नहीं. इसलिए चार्ज के लिए मुझे लिमिट क्या लेना पड़ेगा? 0 टू बॉडी. अरे समझ में, मतलब 0 टू कैपिटल आर. इसका इंटीग्रेशन लेंगे तो कैपिटल आर आ जाएगा. कैपिटल आर इज कांस्टेंट. ये जो 4 पाई तो कैंसिल हो जाएगा. अरे समझ में, मींस E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय आर स्क्वायर. और आपको थोड़ा और भी सिंपलीफाई करना है तो वी कैन राइट ऑन द 4 पाई तो कैंसिल हो गया. रो r टू द पावर 3 अपॉन हाउ मच? 3 एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर. रो कांस्टेंट, r क्यूब कांस्टेंट, 3 कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट. ओनली व्हिच क्वांटिटी इज वेरिएबल? r इज अ वेरिएबल. मतलब E आउट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय r स्क्वायर. अरे समझ में, is directly proportional to 1 by r square. बस हमें कंफ्यूजन यहाँ था 1 by r लेना है या 1 by r square. तो which one is the better option? 1 by r square is better. अरे समझ में, inside the body directly proportional to r. Okay. सेकंड बात मैं यहाँ एक आपको ट्रिक बता देता हूँ. सब मान के चलो कि मेरे पास चार डेंसिटी रो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, या तो मेरे पास पावर r टू द पावर 0 है. समझ में आ रहा है? r रो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r टू द पावर n. तो En होता है r टू द पावर n प्लस 1 एंड E आउट ऑलवेज होता है स्फेरिकल के लिए 1 अपॉन r स्क्वायर. तो आउटसाइड के लिए तो ज्यादा दिक्कत नहीं, डायरेक्ट आप लिख सकते हो 1 बाय r स्क्वायर. लेकिन इनसाइड क्या है? r टू द पावर n डेंसिटी का रिलेशन हो तो मुझे एनर्जी कैसे लिख सकता हूं मैं? इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लिख सकता हूं? E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r टू द पावर n प्लस 1. अभी भी ये ट्रिक आप यूज करते तो 1 सेकंड में आंसर आ जाता. देखिए हियर इज अ रो इज अ कांस्टेंट 1. इसका मतलब क्या है? r टू द पावर 0. रो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r टू द पावर 0 है. समझ में आ रहा है? r टू द पावर 0, r टू द पावर 0 होना तो इसका मतलब क्या है? दिस इज कांस्टेंट. मतलब n इज इक्वल टू हाउ मच? 0. तो यहां लिखिए E इज r टू द पावर 0 प्लस 1 मींस r रेज़ टू 1. अरे समझ में, मींस E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r टू द पावर 1. क्लियर?
outside 1 by r square, inside r to the power n plus 1. So मान के चलो, here is the charge density is variable, rho is directly proportional to r to the power 1 suppose. So here आ जाता E is directly proportional to r to the power 2. Rho is directly proportional to r square, E is directly proportional to e to the power r to the power 3. Inside बस change होगा, outside is 1 by r square. Clear? Now, next. देखिए अभी सेकंड क्वेश्चन क्या है, देखिए consist of the three identical particles. How many particles? Three particles, each of which can occupy the four distinct states. Yes or no? How many particles? N is equal to 3. Number of states, मतलब G is equal to how much? 4. Are fermions or bosons? The total number of distinct, उन्होंने पहला वर्ड यूज किया इज फर्मियन और सेकंड बोला है बोसॉन्स. अरे समझ में? हाँ, तो उसका हमें सॉल्व करना है. n is equal to how much? 3. G is equal to how much? Here Gi is greater than or equal to, this condition is satisfied. तो हम क्या कंडीशंस फॉर फर्मियंस? यस बोलिए. फॉर फर्मियन के लिए कौन सा कंडीशंस उन्होंने सेटिस्फाई करना जरूरी है? फॉर फर्मियंस Gi is greater than or equal to Ni, मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स से वो ज्यादा होनी चाहिए या इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स होनी चाहिए, नंबर ऑफ स्टेट्स, तभी हम एफडी डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं. तो सिंपल ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं तो एफडी के लिए हम कैलकुलेशन कर सकते हैं. बात समझ में आ रही? तो व्हाट इज द एफडी का फॉर्मूला? तो ये होता है तो एनसीआर ओके, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस का हम यूज कर सकते हैं. ओके, व्हाट इज दिस वन? W इज इक्वल टू एनसीआर फॉर्मूला होता है, मतलब n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r ब्रैकेट कंप्लीट फैक्टोरियल्स. नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं? सॉरी, G C N I. G C N I. N I means number of particles, G means number of states. तो Gi factorial upon Ni factorial, Gi minus Ni factorial. This is the formula for which case? For FD statistics. अरे बात समझ में? What is the G means number of states? Number of states कितने हैं? 4 है. तो 4 factorials upon 3 factorials, 4 minus 1 factorials. 4 minus 1 means 4 minus 3, n means 3. 4 minus 3 is a 1. मतलब 3 factorial, 4 factorials. This can be written as 4 factorial upon 3 factorial, 1 factorial. Means 4 into 3 factorials upon 3 factorials. 3 factorial get cancel. Means how many possible combination is there? तो 4 combinations. बात समझ में आ रही? By using the formula. आपको formula नहीं, आपको solve करना है तो कर सकते हैं. बोलिए how many states? 1 2 3 4. Okay, 1. Yes, 2. तो हम एक यहाँ लिख सकते हैं, 2 3. Okay, first, second, third and fourth. Yes, बोलिए fourth क्या लिख सकते हैं हम? Yes. Okay. Yes, any other possible combination is there? No, because सिस्टम इज एफडी है. तो एफडी तो मैक्सिमम में कितने पार्टिकल्स रख सकते हो एक स्टेट में? एक ही पार्टिकल रख सकते हो. ये कंडीशन याद रखिए एफडी स्टैटिस्टिक्स में. बी के लिए कोई रिस्ट्रिक्शंस है ही नहीं. बात समझ में आ रही? मतलब 4 इज करेक्ट ऑप्शन फॉर एफडी स्टैटिस्टिक्स. तो 4 किस किस में है? तो फर्स्ट ऑप्शन में है, सेकंड ऑप्शन में है. ओके, ऑल ऑप्शंस में है, लेकिन ऑल ऑप्शन में क्या हो रहा है? सेकंड में बोसॉन के लिए 4 ऑप्शंस दे रहे हैं, तो दिस इज नॉट करेक्ट. मतलब ऑप्शन नंबर सी इज नॉट करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी इज नॉट करेक्ट, बिकॉज ये 4 नंबर जो आ रहा है हमारा, ये एफडी के लिए आ रहा है. तो ये फर्स्ट पार्ट होगा बी के लिए. बात क्लियर हो रही? ओके, नाउ सेकंड थिंग्स. अब मैंने दोनों भी वे से आपको समझाया है. कैसे? एक बाय यूजिंग द फॉर्मूला, सेकंड मैंने पुटिंग पार्टिकल पुटिंग करके दिखाया है. यस सर, लेकिन हर टाइम आपको ये पॉसिबल नहीं होगा. क्यों नहीं? बिकॉज टाइम्स या एवरीथिंग. अरे समझ में? तो मैं एफडी बी के लिए तो मैं अभी ये क्या नहीं कर रहा हूं. अभी बी के लिए मैं डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर रहा हूं. यस, व्हिच फॉर्मूलास? यस, Gi प्लस Ni माइनस 1 फैक्टोरियल्स अपॉन यस Ni factorial Gi 4 plus 3 7 factorials. Okay, 7 minus 6 factorial. There is 3 factorials. Gi minus 1. So 3 factorials. Do yes.
व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर WB के लिए, बोथ साइड स्टैंड के लिए, GI प्लस NI माइनस 1 ब्रैकेट कंप्लीट फैक्टोरियल अपॉन NI फैक्टोरियल्स GI minus 1 factorials. So we know that what is the GI value? GI is equal to how much? 4. NI is equal to how much? 3. तो put करिए 4 plus 3 minus 1 bracket complete factorials upon how much? NI is 3 factorials. GI 4. तो 4 minus 1 bracket complete factorials. 4 plus 3 7. 7 minus 1 तो 6 factorials. Divided by how much? 3 factorials into 3 factorials. अरे बात समझ में, तो 6 फैक्टोरियल को मैं कैसे लिखता हूँ? 6 into 5 into 4 into 3 factorials divided by how much? 3 factorials. 3 factorials into 3 factorials. ये फॉर्मूला आपको याद ही करना जरूरी है. 3 factorials 3 6 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा. 5 into 4 is how much? 20. यहाँ में टोटल लिखना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा बिकॉज 20 कॉम्बिनेशन लिखना थोड़ा सा डिफिकल्ट ही रहेगा ना एग्जाम में. आपके पास उतना टाइम होगा नहीं. इट्स अ बेटर वे टू मेमोराइज द फॉर्मूलाज फर्स्ट आल्सो एंड सेकंड थिंग्स थोड़ा टाइम और हो आपके पास तो वी कैन यूज लाइक एफडी जैसे सिंपल हो तो वी कैन पुट एंड क्रॉस चेक भी कर सकते हैं. अरे समझ में आपको ज्यादा टाइम देना नहीं है तो वी कैन जस्ट मेमोराइज 3 फॉर्मूलाज फॉर एफडी फॉर बी फॉर एम्बिस्ट्रिक्स. बात समझ में आ रही है? मैं नंबर ऑफ टाइम्स ये प्रॉब्लम्स क्यों ले रहा हूँ समझ में आ रहा है? बिकॉज ये इंपॉर्टेंस है होता है. क्लियर? मतलब वी गेटिंग द WB इज इक्वल टू हाउ मच? 20. तो यहाँ भी 20 बी ऑप्शन में 20 है, सी ऑप्शन में 20, लेकिन यहाँ तो हमने ऑलरेडी गलत ही लिखा है उसको. हमारे पास दो ऑप्शंस है 4,14 एंड 4,20. तो हमारा परफेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा? पहला ऑप्शन हमारा 4 आ रहा है इसलिए हमने ए और बी को थोड़ा सा चांस दे दिया है. ठीक है, तो बस हमें इससे सेकंड वाला चेक करना है. तो 14 या 20 which of the following option is correct? तो हमें बी का क्या ऑप्शंस मिल रहा है? तो 20 मिल रहा है. इसका मतलब this one is correct. 4,20 is correct. अरे समझ में? Next, in theory of 5 coins, number of microstate and macrostate. This is again a very simple questions. So how to find out the number of microstates? First also microstate, but here formula is different. जब मेरे पास कॉइन्स हो ना तो हाउ टू राइट डाउन द मैक्रोस्टेट्स? तो सिंपल देखिए मैक्रोस्टेट्स कॉइन के लिए बस मैक्रोस्टेट्स. मैक्रोस्टेट के लिए फॉर्मूला होता है n+1. सिस्टम क्या है? कॉइन्स है. सिस्टम इज कॉइन्स. द नंबर ऑफ मैक्रोस्टेट इज इक्वल टू n+1. n इज नथिंग बट नंबर ऑफ कॉइन्स. तो कितने कॉइन्स है इस सिस्टम में? देखिए तो 5 कॉइन्स है. तो दिस कैन बी रिटन एज 5 + 1. 5 + 1 is equal to how much? 6. सिंपल. अब पहले फॉर्मूला याद रखिए, इसके बाद सब्स्टिट्यूट करिए वैल्यू. उसमें कितने भी कॉइन्स देने दो, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए. नंबर ऑफ मैक्रोस्टेट इज इक्वल टू n+1. दिस इज इक्वल टू 5 + 1. सेकंड थिंग्स, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स. सॉरी, उन्होंने आई थिंक पहले माइक्रोस्टेट पूछा है. कोई दिक्कत नहीं, आप कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन क्रॉस चेक करते टाइम आपको अच्छी तरह से याद रखना चाहिए. यस, माइक्रोस्टेट्स. माइक्रोस्टेट क्या होता है? हियर सिस्टम क्या है? सिस्टम कॉइन्स हो तो जनरल फॉर्मूला होता है बेसिस रेज़ टू n. बेसिस रेज़ टू n. और यहाँ बेसिस क्या होती है? हेड कोमा टेल, एज कोमा टी, मतलब 2 बेसिस हो गए. रेज़ टू n, हाउ मेनी कॉइन्स हम ले रहे हैं? तो 5 कॉइन्स ले रहे हैं. तो 2⁵ इज इक्वल टू हाउ मच? 32. मतलब हमारे पास नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स कितने हैं? 32 है. नंबर ऑफ मैक्रोस्टेट इज हाउ मच? 5. इससे पहले हमें क्या याद रखना है? फॉर्मूला याद रखना है. विच फॉर्मूला इज? माइक्रोस्टेट वाला फॉर्मूला एंड मैक्रोस्टेट वाला. मैक्रोस्टेट का फॉर्मूला क्या है? n+1. सिस्टम कौन सा है? मेरे पास कॉइन्स है इसलिए मैंने याद रखा n+1. माइक्रोस्टेट के लिए 2⁵n. सपोज मान के चलो यहाँ मेरे पास सिस्टम डायस होती तो नंबर ऑफ मैक्रोस्टेट इज 5n+1. नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट 6⁵n. बात समझ में आ रही है? मतलब सिस्टम विल बी चेंज, दिस फॉर्मूला आल्सो चेंज. क्लियर? Which of the following option is correct? मेरे पास मैक्रोस्टेट कितने हैं? 6 है. माइक्रोस्टेट कितने हैं? 32. यहाँ लिखा है कि नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट इज 32, मैक्रोस्टेट इज 6. तो अब सिंपल सी बात याद होनी चाहिए. तो नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट इज 6, नंबर ऑफ मैक्रोस्टेट इज 32. तो ये कभी करेक्ट नहीं होगा बिकॉज मैक्रोस्टेट ज्यादा दिख रहे, माइक्रोस्टेट कम दिख रहे, तो ये गलत है. अरे समझ में? मतलब दिस वन इज नॉट करेक्ट, फर्स्ट वन इज करेक्ट. क्यों? क्योंकि यहाँ उन्होंने दिया फर्स्ट नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट इज 32, नंबर ऑफ मैक्रोस्टेट इज इक्वल टू 6. और 5 तो हमारे पास नंबर ऑफ मैक्रोस्टेट होगी नहीं, दिस इज बिकम 6. n+1.
बात समझ में आ रही है? बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला वी कैन कैलकुलेट दिस वन। बाकी दिमाग मत लगाइए आप, हेड टेल ऐसे ऑप्शन ऑल कॉम्बिनेशंस मत लिखिए चलिए, ओके, उतना टाइम आपके पास होगा नहीं, बस उसको आपको प्रैक्टिस ही होनी चाहिए। 1 सेकंड की प्रॉब्लम सही है, ज्यादा नहीं, ये फॉर्मूले लिख दिया 1 मिनट में आंसर आ गया, ये भी 2 मिनट में, मतलब आपको 2 मिनट में 4 मार्क्स मिला सकते हैं इसको। नेक्स्ट, कंसिडर एन इंडिपेंडेंट, कंसिडर एन इंडिपेंडेंट बोलिए, कंसिडर एन इंडिपेंडेंट 2D simple harmonic oscillators, the dimension of phase space, देखिए, consider n independent 2D harmonic oscillator, the dimension of phase space, dimension of phase space, phase space, phase space, dimension of phase space. What is the formula for phase space? Yes, phase space. फेज स्पेस का फॉर्मूला क्या होता है? क्यों, तो सिंपल फॉर्मूला होता है 2NF, डायमेंशन D इज इक्वल टू हाउ मच, 2NF। दिस इज फेज स्पेस बोल सकते हैं या म्यू पेस बोल सकते हैं, इसके लिए अनदर वर्ड आल्सो देयर इज म्यू पेस, और बस समझ में, म्यू पेस इज इक्वल टू हाउ मच, 2NF। N मींस नंबर ऑफ पार्टिकल, F मींस डिग्री ऑफ फ्रीडम। ना तो जनरली हम N into F मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन म्यू पेस में क्या है, 2NF है। ऐसा ना, जब हमने स्टैटिस्टिकल देखा है तो वो फॉर्मूले को हमने प्रूव कर दिया है, इसमें फॉर 1 पार्टिकल, 2 पार्टिकल, n पार्टिकल्स के लिए। तो जनरल हमने लिखा था फॉर वॉल्यूम के लिए, फॉर डायमेंशन के लिए। आ रहा है समझ में?